हेलो माय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए BHDM 161 सृजनात्मक लेखन और कौशल विकास। तो ये आपके लिए लाया हूँ मैं स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके जून एंड दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए, जून एंड दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सो देखिए, आप न्यू हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, ताकि आपको ये पता चले ये जो आपका एग्जाम होगा कितने मार्क्स के होंगे, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी समझना है आपको। सो देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है BHDM 161 का, और ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स आपका दिसंबर एग्जाम 2025 का है, जिसका टाइटल देखिए आप लोग, सृजनात्मक लेखन और कौशल विकास। स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जाम आपका होगा, ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा और इसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। इसमें कुल 5 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। कितने प्रश्नों के? 5 प्रश्नों। जितने भी प्रश्न होंगे टोटल में 5 प्रश्न। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है। सो फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रिपोर्टाज लेखन अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके तत्वों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्टाज फीचर और निबंध में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर, किसी भी विषय पर 800 शब्दों में एक कहानी लिखिए। अपने मन से सोच सोच कर लिखने के लिए कहा है। तो ये है, आपको 800 शब्द बोला गया है, जरूरी नहीं कि 800 शब्द लिखोगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आपको यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग 800 वर्ड्स लिखना उचित नहीं है। तो 800 वर्ड्स के लिए देखो, 10 मार्क्स के लिए आप 2 से 3 पेज आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, फीचर को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 5 पूछा है, फीचर अन्य विद्याओं से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में तर्कपूर्ण उत्तर देना है। मतलब कि इसके बारे में जान के, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करके आपको जवाब देना है। क्वेश्चन 6 है, सामाजिक फीचर से आप क्या समझते हैं, इसके लेखन के लिए आपको किन किन सामग्रियों के संकलन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 7, पुस्तक समीक्षा और आलोचना में अंतर स्पष्ट करते हुए पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, छाया चित्र पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 9 नंबर में है आपका, किसी साहित्यकार से साक्षात्कार के लिए 10 प्रश्न तैयार कीजिए। 10 नंबर में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी। तो टोटल 10 क्वेश्चन दिया। 10 नंबर में आपका कोई भी टिप्पणी, 5 नंबर का एक टिप्पणी है, कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छा लग रहा है बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, टोटल 10 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और 10 में जो भी आपको 5 अच्छा लग रहा है, वो अपना 5 ही क्वेश्चन आपको करना है। जो भी 5 अच्छा लग रहा है, आप वो 5 ही क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। समझ आ गया? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 10 में से, सिर्फ 10 में से ओनली 5 ही तो क्वेश्चन करने हैं, तो आराम से 5 क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। सो प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए आपका हो जाए। आप लोगों को एक सजेस्ट और देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2025 का, ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने की संभावना है। ये जो दिसंबर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर में, और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर को जरूर, इनका सभी क्वेश्चन आंसर को देख लेना एग्जाम देने से पहले, ध्यान रखना। ठीक, जरूर देखना। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखिए, स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सृजनात्मक लेखन और कौशल विकास क्या है। इसको नहीं समझेंगे ना तो क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएगा। कोई भी बुक में कुछ भी जल्दी समझ नहीं आएंगे, इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें बुक का हेडलाइन, बुक का जो हेड ये है टाइटल है, उनको समझ जाए। सो चलिए समझते हैं। सृजनात्मक लेखन, मतलब लेखन का मतलब जानते हो, लिखने वाला, लिखते हैं जिससे। लेकिन सृजनात्मक मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? तो सृजनात्मक लेखन को समझिए। सृजनात्मक लेखन, पहले बात सृजनात्मक की बात करते हैं, तो सृजनात्मक का मतलब होता है नया और रचनात्मक। सृजनात्मक का पूरा नाम क्या होता है? सृजनात्मक को हम बोल सकते हैं, सृजनात्मक को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? नया प्लस रचनात्मक। ठीक है ना? नया प्लस रचनात्मक। तो ये सृजनात्मक लेखन क्या है? कोई भी चीज को थोड़ा सुंदर सुंदर लिखना, है ना? इमेजिनेशन करके, न्यू आइडियाज लाके,
है ना, भावनाओं को जोड़कर इन सब का उपयोग करके आपको कोई भी स्टोरी लिखना है, कोई स्टोरी आप लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, कोई नाटक बना रहे हैं, कोई संस्मरण या फिर कोई डायलॉग बना रहे हैं, तो ये सब चीज क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सर्जनात्मक लेखन कर रहे हैं, मतलब सोच सोच के, है ना, माइंड लगा के उसको सजा रहे हैं, एक रचना बना रहे हैं लेखन का। सो ये होता है सर्जनात्मक लेखन। ठीक, तो समझ में आ गया, यानी कि अपने विचारों और कल्पना को सुंदर तरीके से लिखना ही क्या होता है, सर्जनात्मक लेखन। दूसरा इसमें पॉइंट है आपका, दूसरा आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट, कि कौशल विकास। दूसरा आपका क्या लिखा है, कौशल विकास। तो ये कौशल विकास को इंग्लिश में बोला गया स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्किल डेवलपमेंट। तो ये क्या होगा, कौशल यानी स्किल। स्किल क्या होता है भैया, जब किसी काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता आ जाती है, सीखने लग देखते हैं, तो किसी चीज को सीखना, सीख जाना, तो ये स्किल्स होता है। क्या होता है, सीखना या सीखना, सीखना ये क्या होता है, स्किल होता है। ठीक, तो जब हम नई नई स्किल सीखते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं, तो उसे ही हम लोग कौशल विकास करते हैं। मतलब क्या समझे, जब नया चीज हम लोग सीखे और उसको सीखने के बाद कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट इसी कर रहे हैं। मतलब कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मेरे पास स्किल्स था पढ़ाने का, है ना, मेरे पास स्टार्टिंग में स्किल्स था, क्या था, स्किल्स था पढ़ाने का, जैसे तैसे जितना भी हो सकता था मैं पढ़ा लेता था, समझाता था। लेकिन थोड़ा पहले धीरे धीरे मतलब कुछ डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सा स्किल्स में थोड़ा सा भी, हमें ये नहीं पता था कैसे वीडियो बनाना है, कैसे नोट्स बनाना है, क्या करना नहीं करना। आज हमारे यूट्यूब के अंदर में सबसे बेस्ट नोट्स बनता है ना। आज हमारे यूट्यूब चैनल में अभी का अभी न्यू न्यू जितना भी बताए हैं, तो सब अलग सिस्टम से हो रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये कौशल स्किल्स है, अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया है ना, अब क्वेश्चन आंसर हम लोग इजीली समझते हैं, चलिए। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। रिपोर्टाज लेखन के लिए आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो भी क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन का आंसर देखिए, अगर आपका क्वेश्चन 500 वर्ड्स में है, तो उसका हाफ कहो या फिर देखो 500 की जगह 200, 150, देखो हमारा टारगेट होता है समझाना। हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि आप चीटिंग करो, आप चीटिंग के लिए नोट्स बना आप के लिए बना लिए, है ना, आप इसका पीडीएफ प्रिंट आउट करा के जाके वहां पे चीटिंग करो। तो हम चीटिंग के मकसद से नहीं बनाते, हम समझाने के मकसद से बनाते हैं। आपको समझ में आए और अपने एग्जाम में खुद के माइंड से लिखा कीजिए, ये किसी नोट्स पे डिपेंड मत रह के, नोट्स समझने के लिए होता है, समझिए और खुद के माइंड से सोच सोच के लिखिए, ताकि आपको हिंट मिल गया है ना, तो हिंट की मदद से आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। रिपोर्टाज एक प्रकार का समाचार लेखन है। रिपोर्टाज क्या है भैया, एक प्रकार का समाचार लेखन है, ठीक है। जिसमें किसी घटना, कार्यक्रम या फिर समाज में घट रही गतिविधियों का सीधा और वास्तविक विवरण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को घटना के बारे में पूरी जानकारी और सही स्थिति दिखाना होता है। रिपोर्टाज लेखन में तथ्य, विवरण और समय के अनुसार घटनाओं की सही प्रस्तुति जरूरी जरूरी होती है। इसके लिए लेखक को घटनास्थल पर जाना, प्रत्यक्ष अनुभव लेना और लोगों से बातचीत करना पड़ता है। लेखक को ध्यान रखना होता है कि निष्पक्ष और सटीक जानकारी प्रस्तुत करे। भाषा सरल, स्पष्ट और समझने में आसान होनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्टाज में शीर्षक, भूमिका, घटनाओं का क्रम, मुख्य व्यक्ति या फिर पात्र और निष्कर्ष का सही संतुलन जरूरी होता है। एंड लेखन में दृश्य चित्रण, संवाद और अनुभव का समावेश पाठक को आकर्षित करता है। रिपोर्टाज लेखक के नजरिए से घटनाओं का व्यावहारिक और वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। यह समाचार, समाज और संस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पाठक को घटनाओं के जीवंत अनुभव से जोड़ता है ये। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फीचर के महत्व और वैशिष्ट का क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो फीचर क्या होता है, फीचर स्टूडेंट्स एक प्रकार का लेख होता है जिसमें किसी विषय
समस्या और वैयक्तिक या फिर घटना को रोचक और विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। आपने क्या समझा? फीचर एक प्रकार का लेख होता है जो किसी विषय के लिए होता है, किसी विषय, किसी समस्या या फिर किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में एक सही तरीके से एकदम पूरा सही जानकारी जुटाने के बाद वो ले, ठीक है? इसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि पाठक की रुचि बनाए रखना है और विषय को गहराई से समझाना होता है। समझ में आ गया? फीचर का महत्व इस बात में है कि यह समाज में जुड़े मुद्दों को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाता है। इसके माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मानवीय विषयों को प्रभावशाली ढंग से रखा जाता है। फीचर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रोचक शैली होती है। इसमें तथ्यों के साथ भावनाओं, अनुभवों और उदाहरणों का भी प्रयोग किया जाता है। फीचर की भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक होती है, जिससे पाठक उसे ध्यान से पढ़ता है। इसमें शीर्षक, भूमिका और विषय का क्रमबद्ध विकास होता है। फीचर समाचार की तरह कठोर नहीं होता, बल्कि इसमें रचनात्मक दिखाई देती है। तो भाई ये नहीं कि जैसे तैसे लिख दिया, समाचार की तरह नहीं। इसमें एकदम रचनात्मक होता है, एकदम सही तरीके से, इजी लैंग्वेज, इस तरह से। यह पाठक को सोचने पर मजबूर करता है और समाज के लिए प्रति जागरूक बनाता है। फीचर लेखन से लेखक और पाठक के बीच सीधा संबंध बनता है। यही कारण है कि फीचर पत्रकारिता और साहित्य दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 3 है। पुस्तक समीक्षा लेखन के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। पुस्तक समीक्षा लेखन का अर्थ है किसी पुस्तक के विषय, उद्देश्य और उपयोगिता को समझकर उस पर संतुलित और स्पष्ट विचार प्रस्तुत करना। ठीक है? पुस्तक समीक्षा लिखते समय सबसे पहले पुस्तक का नाम दिया जाता है, फिर लेखक और विषय को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, यह सब बहुत आवश्यक है। एंड समीक्षक को पूरी तरह पुस्तक ध्यान से पढ़नी चाहिए ताकि वह उसके मुख्य विचार और संदेश को सही ढंग से समझ सके। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये समीक्षक के बारे में कहीं ना कहीं दिमाग में आता होगा कि यार समीक्षक क्या है सर। तो समीक्षक क्या होता है, ध्यान समझिए। समीक्षक वह व्यक्ति होता है जो किसी पुस्तक, कविता, कहानी, फिल्म, नाटक, कला या फिर किसी भी चीज का अध्ययन करके उससे अच्छे और कमजोर पक्षों, मतलब कि जो वीकनेस है फिल्म की, कहानी की, नाटक कला की, तो उनको निष्पक्ष करके मूल्यांकन करता है। न उनको ध्यान से देखता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है, इसको सही किया जाए। ठीक? इसमें मान लो कि लेखक कहानी लिखता है, समीक्षक जो होता है कहानी पढ़कर बताता है कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना? क्या सही करना चाहिए, क्या गलत है। तो ये सब चीज़ कौन करता है? समीक्षक करता है। लेखक तो कहानी लिखता है, समीक्षक उसको सही करने में उनका मदद करता है। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया। तो समीक्षा में पुस्तक की भाषा, शैली और प्रस्तुति पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। लेखक ने विषय को कितनी सरलता और प्रभाव से प्रस्तुत किया है, यह बताना चाहिए। पुस्तक के अच्छे और कमजोर पक्षों दोनों को ईमानदारी से लिखना चाहिए। सही है? समीक्षा में व्यक्तिगत पक्षपात से बचना चाहिए और तर्क के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। तो समीक्षक या कोई भी हो सकता है, जैसे आप भी हो सकते हैं। आपके सामने में कोई लेखक ने कोई प्रस्तुत किया, अब उसको आपको कह दिया कि भाई प्लीज इसको बताइए, या फिर कोई गाना बनाया आपको दिए सुनने के लिए कहा कि प्लीज आप एक बार सुन के बताइए कैसा बना, अच्छा बना कि नहीं बना, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ सही करना चाहिए। तो ये सब कौन होता है? जो जो उनको चेक करने वाले होते हैं वो समीक्षक होते हैं। समझ में आ रहा है? पुस्तक किस वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। समीक्षा की भाषा सरल, स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए ताकि पाठन आसानी से समझ सके। जो पढ़ने वाला हो सो वो अच्छा, उसे अच्छा लगे। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य पाठक को यह निर्णय लेने में मदद करना होता है कि पुस्तक पढ़ने योग्य है या फिर नहीं। इसलिए समीक्षा तथ्यपूर्ण, निष्पक्ष और उपयोगी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखाचित्र और छायाचित्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो रेखाचित्र और छायाचित्र दोनों ही समाज और संस्कृति को समझने के महत्वपूर्ण माध्यम है।
ऐतिहासिक दृष्टि से रेखा चित्रों के माध्यम से पुराने समय के लोगों का जीवन, उनकी सोच, पहनावा और सामाजिक स्थिति को जाना जा सकता है। जब छायाचित्र की तकनीक विकसित नहीं हुई थी, तब रेखा चित्र इतिहास का महत्वपूर्ण साधन थे। ठीक है? छायाचित्र ने इतिहास को और अधिक वास्तविक और सजीव बना दिया, है ना? छायाचित्र क्या किया भाई? ये वास्तविक बना दिया और सजीव बना दिया। है ना? इसके माध्यम से किसी घटना, आंदोलन या फिर सामाजिक स्थिति को उसी रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से रेखा चित्र, छायाचित्र दोनों समाज की परंपराओं, रीति-रिवाजों और जीवन शैली को दर्शाती है। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये छायाचित्र और रेखाचित्र समझा दूँ। तो छायाचित्र की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो छायाचित्र का इंग्लिश में नाम होता है फ़ोटो। ठीक है? छायाचित्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ़ोटो। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर दृश्य की कैमरा से ली गई तस्वीर को हम लोग छाया कहते हैं। जो चीज़ हम लोग तस्वीर से कैमरा से खींचते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? छायाचित्र कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि पासपोर्ट फ़ोटो, परिवार की फ़ोटो, पहाड़ या नदी की फ़ोटो, ठीक है? तो कैमरे से खींची गई तस्वीर, यही छायाचित्र कहलाता है। अंडरस्टैंड? समझ गए? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और दूसरा आता है रेखाचित्र। तो रेखाचित्र को स्टूडेंट इंग्लिश में बोला जाता है स्केच। नाम सुने होंगे स्केच का? रेखाचित्र नहीं सुने होंगे, लेकिन स्केच का तो नाम सुने होंगे। तो स्केच क्या है भैया? स्केच किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर दृश्य को रेखाओं की मदद से क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है? तो रेखाओं की मदद से चित्र बनाता है। इसमें शब्दों में किसी व्यक्तित्व का संक्षिप्त या फिर जीवन वर्णन रेखाचित्र होता है। मतलब ये समझे, रेखाचित्र ये समझो कि भाई जो पेंसिल से स्केच किससे बनाए? स्केच पेंसिल से। तो किसी पेंसिल से किसी चीज़ का चित्र बनाना, जैसे कि चेहरा का, बहुत सारा चीज़, किसी भी चीज़ का, नदी का, झरना का, किसी जानवर का, किसी फूल का। तो स्केच से की मदद से, स्केच के यानी कि पेंसिल से हम लोग जो भी चित्र बनाएँगे, स्केच करेंगे, तो स्केच हमारा होगा सॉरी हाँ, स्केच हमारा क्या होगा? रेखाचित्र होगा। समझ में आ गया? चलिए, ये कला, साहित्य और पत्रकारिता में विशेष स्थान रखते हैं। रेखाचित्र कलाकार की कल्पना और दृष्टि को दिखाते हैं, जबकि छायाचित्र क्या करते हैं? वास्तविक क्षण को पकड़ लेते हैं। ठीक है? तो दोनों ही समाज की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अतीत से जोड़ते हैं, कि नहीं? तो चाहे फ़ोटो हो या फिर रेखाचित्र हो, तो आने वाले टाइम पे हमें ये बताते हैं कि उस समय का क्या सिचुएशन था, कैसे थे हम लोग, ये बात, वो बात। इसलिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन में रेखाचित्र और छायाचित्र का विशेष महत्व है, ठीक? आप ही बताओ, आप अभी मान लो कि 19 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, जो भी हो, ठीक? तो मान लो आप 6 साल के जब थे, उस समय का फ़ोटो देखोगे, है ना? तो वो हम स्केच देखो, ज़रूर आपके पिताजी का टाइम में स्केच में लिया जाता होगा, ठीक है? जब पिताजी आपके बच्चे थे, दादाजी, पिताजी, ये सब के टाइम में स्केच में फ़ोटो मतलब कि हाँ, स्केच वाला फ़ोटो बनता था, ठीक? पेंसिल से बनाते थे भैया। तो वो आपको देखना है। तो मान लो छोटे बच्चे का छोटे समय का फ़ोटो देखेंगे, अभी का देखेंगे, कितना डिफ़रेंस लगेगा। तो ये भाई ये चीज़ होता है ना, यही सब यादें को रखने के लिए है ना फ़ोटो हम लेते हैं। ठीक, चलिए, ये ऐतिहासिक चीज़ों से, ये ऐतिहासिक है ना, ये सब पुराने समय को देखने में, है ना, पुराने समय को जानने के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। किसी साहित्यकार से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ध्यान रखना, कहीं भूल ना जाना, ये साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो किसी साहित्यकार से साक्षात्कार के लिए 10 प्रश्न तैयार कीजिए। चलिए, साहित्यकार से साक्षात्कार के लिए प्रश्न सरल, स्पष्ट और उनके साहित्यिक जीवन से जुड़े होने चाहिए। मतलब कि मान लो साहित्यकार, जैसे वो हिंदी का कुछ बनाया, वो हिंदी का बुक बनाया, हिंदी का कहानी बनाया, तो हिंदी का कहानी बनाया तो भाई हिंदी से रिलेटेड ही उससे कुछ पूछना पड़ेगा। समझ में आएगा? ये नहीं कि आप ये हिंदी का बनाया है, आप उससे इंग्लिश का पूछ रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, ये तो फिर सही नहीं है, ये तो कैसे फिर बताएँगे? फिर आप समझिएगा कि वो उसको तो आता ना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? साक्षात्कार का उद्देश्य उनके विचारों, अनुभवों और रचनात्मक प्रक्रिया को समझना होता है। इसके लिए प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं।
आपको लेखन की प्रक्रिया कहाँ से मिली? आपकी पहली रचना कौन-सी थी? लेखन के समय आपको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो ये सब क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तैयार करने के लिए बोला जाए, तो 10 क्वेश्चन आपको इस प्रकार ही तैयार करना है, ठीक है? मान लो ये पहला हो गया, है ना? ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है? इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक, आपकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? समाज और साहित्य के संबंध को आप कैसे देखते हैं? आज के साहित्य में आपको क्या इसको नंबर वाइज़ लिख देना, सीरियल नंबर के अनुसार अगर लिखना ऐसा कोई क्वेश्चन है तो। अपने मन से सोच-सोच के नई पीढ़ी के लिए लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी पसंदीदा रचना कौन-सी है और क्यों? तो ये इंटरव्यू जितना नहीं पूछते हैं इंटरव्यू में, उसी प्रकार, ठीक? लेखन के अलावा आपकी अन्य रुचियाँ क्या है? भविष्य में आप किस प्रकार साहित्य लिखना चाहते हैं? ऐसे प्रश्न पूछ कर ऐसे प्रश्न साहित्यकार को खुलकर बोलने का अवसर देते हैं। ये प्रश्न उनके व्यक्तित्व, है ना? उनके पर्सनैलिटी, उनके सोच और साहित्यिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करते हैं। एक अच्छा साक्षात्कार पाठकों को लेखक के जीवन और रचनाओं से जोड़ता है। ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? और स्तंभ लेखन के महत्व और सामाजिक सरोकार पर क्या कीजिए प्रकाश डालिए। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका स्तंभ लेखन लिया गया है और ये बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ये स्तंभ लेखन आखिर है क्या। तो स्तंभ लेखन को इंग्लिश में बोला जाता है। इंग्लिश नाम सुन के जरूर समझ में आएगा। स्तंभ लेखन को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम। ठीक है क्या? ठीक है समझिए कॉलम राइटिंग। ठीक है समझ में आ रहा है? तो स्तंभ लेखन को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम राइटिंग। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये समझा कि भई स्तंभ लेखन एक कॉलम राइटिंग है, यानी स्तंभ लेखन वह लेख होता है जो अखबार, पत्रिका या फिर वेबसाइट में किसी एक निश्चित स्थान पर नियमित रूप से लिखा जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ये क्या होता है? स्तंभ लेखन। एक सीधी तरीके से एक नियमित रूप से लिखा जाता है। तो इसमें किसी विषय पर अपने विचार, अनुभव, जानकारी या फिर विश्लेषण प्रस्तुत करना, ये स्तंभ लेखन है। ठीक है? और यहाँ पे मान लो कि शिक्षा पर साप्ताहिक कोई लेख लिखना हो, तो वो भी आपका स्तंभ लेखन। खेल पर कोई कॉलम बनाना हो, किसने कितना रन मारा, ठीक है? किसने गोल किया, ये बात, वो बात, बहुत सारे। ठीक? राजनीति पर कोई कॉलम बनाना हो, मतलब कि कोई भी कॉलम बनाते हुए एक सही तरीके से जाना, वह स्तंभ लेखन है। ठीक, फिर से एक बार मैं रिवाइज़ करा दूँ, स्तंभ लेखन वह लेखन है जो किसी समाचार पत्र, पत्रिका या फिर वेबसाइट में एक क्या निश्चित स्थान पर नियमित रूप से प्रकाशित हो। ठीक है? ये स्तंभ लेखन होता है। सो स्टूडेंट्स समझ में आ गया? स्तंभ लेखन क्या है? अब ये समझ में आएगा पूरा। स्तंभ लेखन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण रूप है, यहाँ भी वही बात कह रहा है, जिसमें लेखक नियमित रूप से किसी निश्चित विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। यह अखबार या फिर पत्रिका में एक तय स्थान पर प्रकाशित होता है। स्तंभ लेखन का उद्देश्य पाठकों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। इसमें लेखक अपने अनुभव, समझ और दृष्टिकोण को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। स्तंभ लेखन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह समाज की समस्याओं, ज़रूरतों और बदलाव को सामने लाता है। इसके माध्यम से लेखक सामाजिक सरोकारों जैसे शिक्षा, गरीबी, महिला अधिकार और नैतिक मूल्यों पर ध्यान आकर्षित करता है। स्तंभ लेखन पाठक और समाज के बीच संवाद स्थापित करता है। यह जनमत निर्माण में भी सहायक होता है। स्तंभ की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होती है, ताकि आम पाठक उसे समझ सके। यह समाज को जागरूक बनाता है और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए स्तंभ लेखन पत्रकारिता और समाज दोनों के लिए आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है फोटो पत्रकारिता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या है फोटो पत्रकारिता? फोटो पत्रकारिता पत्रकारिता का वह रूप है जिसमें समाचार और घटना को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
एक अच्छा फोटो बिना शब्दों के पूरी कहानी वह कह सकता है। सही बात है। एक अच्छा फोटो बिना कुछ लिखे ये बता देगा कि इसमें क्या घटनाएं हुई होगी, क्या है नहीं है। ठीक। फोटो पत्रकारिता का उद्देश्य किसी घटना की सच्ची और प्रभावशाली तस्वीर पाठकों के सामने लाना होता है। इसमें वास्तविकता, समय, स्थान का विशेष महत्व होता है। फोटो पत्रकार समाज में घट रही घटनाओं को कैमरे के माध्यम से सुरक्षित करता है। इसे पाठक घटना को महसूस कर पाते हैं कि इस समय ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। फोटो पत्रकारिता का उपयोग युद्ध, आपदा, सामाजिक आंदोलन और दैनिक जीवन की स्थिति को दिखाने में किया जाता है। यह लोगों की भावनाओं को सीधे प्रभावित करती है और फोटो पत्रकारिता समाज में जागरूकता फैलाने और सच को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। इसकी भाषा सार्वभौमिक होती है जिसे हर व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए आधुनिक पत्रकारिता में फोटो पत्रकारिता का विशेष स्थान है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रिपोर्टाज लिखने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, वर्णन कीजिए। रिपोर्टाज लिखने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है रिपोर्टाज लेखन की बात। तो रिपोर्टाज लेखन क्या होता है पहले ये समझिए। ये जो रिपोर्टाज लेखन क्या होता है समझिए। रिपोर्टाज लेखन या फिर रिपोर्टाज किसी घटना, कार्यक्रम, दुर्घटना या फिर यात्रा या फिर आप कहो सामाजिक घटना का आंखों देखा सच्चा और रोचक वर्णन जो लिखित रूप में हो, ये रिपोर्टाज लेखन है। इसमें लेखक केवल जानकारी नहीं देता बल्कि घटना या फिर माहौल, लोगों की भावनाएं और अपने अनुभवों के साथ उसको परफेक्ट बना के एक सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है। वो होता है रिपोर्टाज लेखन। सो क्या समझे? रिपोर्टाज लेखन क्या होता है? घटनाओं का जीवंत और तथ्यपूर्ण या फिर तथ्यात्मक वर्णन। ठीक। तो ये आपका रिपोर्टाज लेखन है। अब आप लोग समझ गए हैं रिपोर्टाज लेखन क्या होता है? एक प्रकार का जानकारी जो सच्ची घटना के आधारित पर हो। सो समझिए, रिपोर्टाज लिखने के लिए लेखक को पहले अच्छी तैयारी करनी होती है ताकि वह घटना का सही और जीवंत चित्र प्रस्तुत कर सके। ठीक है। सबसे पहले विषय और घटना के बारे में प्राथमिक जानकारी एकत्र करना आवश्यक होता है। तो रिपोर्टाज लिखने से पहले जहाँ पे भी किसी भी घटना का अगर कुछ भी रिपोर्टाज लिखना है तो उससे पहले उस घटना का बेसिक उनको जानना पड़ता है। इसके बाद लेखक को घटनास्थल पर जाकर खुद जाना पड़ता है, प्रत्यक्ष अनुभव लेना पड़ता है। मतलब कि घटनास्थल जाने के बाद वहाँ पे सच्चाई, रियलिटी को समझता है, जाके देखता है, तभी वो रिपोर्टाज लेखन करता है। और वहाँ के वातावरण, लोगों की गतिविधियों और स्थितियों के ध्यान से देखना ज़रूरी होता है। और संबंधित जो लोग होते हैं उनसे बातचीत करने होते हैं, ठीक है? उनसे बातचीत करना पड़ता है और उनके विचार जानना भी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन? रिपोर्टाज। लेखक को तथ्य मतलब सच्चाई या फैक्ट, तिथि, समय और स्थान की सही जानकारी नोट करनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट रखने की योजना सबसे पहले योजना पहले बनानी चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ सके। तो रिपोर्टाज में निष्पक्षता बहुत जरूरी होती है, इसलिए लेखक को अपने व्यक्तिगत विचार थोपने से बचना चाहिए। घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करनी चाहिए और आवश्यक हो तो पुराने रिकॉर्ड, समाचार और दस्तावेजों की सहायता लेनी चाहिए। और ये अच्छी तरह से रिपोर्टाज प्रभावशाली, विश्वसनीय और रोचक बनता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है रिपोर्टाज, फीचर और निबंध में साधारण अंतर कीजिए। क्या कह रहे हैं कि रिपोर्टाज क्या है, फीचर क्या है या फिर निबंध क्या, ये तीनों में डिफरेंस बताने के लिए कह रहे हैं। तो समझिए, रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज, फीचर और निबंध तीनों लेखन अलग अलग विधाएं हैं और इनके उद्देश्य व फिर शैली में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो रिपोर्टाज लेखन में रिपोर्टाज में किसी घटना, स्थिति या फिर प्रत्यक्ष वास्तविक विवरण दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी मेले या फिर आंदोलन का आंखों देखा हाल रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है। रिपोर्टाज मैंने अभी आपको बता दिया। फीचर भी मैंने बताया था।
फीचर में किसी विषय को रोचक और विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे किसी गांव के जीवन पर लिखा गया लेख फीचर हो सकता है। इसमें तथ्य के साथ साथ भावना और अनुभव की भी समावेश होता है। निबंध में लेखक अपने विचारों को तर्क और क्रम के अनुसार प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए शिक्षा या फिर पर्यावरण पर लिखा गया लेख निबंध कहलाता है। ये सब जानते हो, निबंध, लेखक, रिपोर्टाज सब समझ गए। रिपोर्टाज तथ्यपरक और समय से जुड़ा होता है। फीचर भावनात्मक और रचनात्मक होता है, जबकि निबंध विचार प्रधान होता है। भाषा और शैली के आधार पर इन तीनों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फीचर लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो ये हम लोग अभी पहले भी ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो फीचर वाला हम लोग समझ चुके हैं, फीचर लेखन क्या है। वीडियो को रोककर इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व और वैशिष्ट का प्रकार। देखो फीचर बार बार आ रहा ना, तो ये फीचर समझा दिया, उसी रिलेटेड है। वीडियो को रोककर समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सामाजिक फीचर के लिए आवश्यक तथ्यों पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक फीचर वह लेख होता है जिसमें समाज से जुड़ी समस्याओं, अनुभवों और स्थितियों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक फीचर लिखते समय सबसे पहले विषय का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। विषय ऐसा हो जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा हो। इसके बाद लेखक को उस विषय से संबंधित सही जानकारी और तथ्य एकत्र करने चाहिए। सामाजिक फीचर में मानवीय दृष्टिकोण बहुत जरूरी होता है, ताकि पाठक भावनात्मक रूप से विषय से जुड़ सके। भाषा सरल, सहज और समझने योग्य होनी चाहिए। कठिन शब्दों और भारी भाषा से बचना चाहिए। सामाजिक फीचर में उदाहरण, अनुभव और वास्तविक घटनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेख लेख का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, ताकि पाठक की रुचि बने। विषय का क्रमबद्ध विकास होना चाहिए और लेख में संतुलन बना रहना चाहिए। लेखक को निष्पक्ष रहकर समाज की सच्चाई को सामने लाना चाहिए। सामाजिक फीचर का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांस्कृतिक फीचर लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक फीचर लेखन में समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और जीवन शैली को प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए लेखक को संस्कृति की सही समझ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। विषय का चयन ऐसा होना चाहिए जो किसी क्षेत्र या फिर समाज की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाए। सांस्कृतिक फीचर लिखते समय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। भाषा सरल, सुंदर और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि पाठक संस्कृति की भावना को महसूस कर सके। स्थानीय शब्दों और उदाहरणों का प्रयोग लेख को और जीवन बनाता है, मतलब और सही करता है। जीवित रूप में, मतलब रियलिटी। लेखक को तथ्यों की शुद्धता को विशेष ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी संस्कृति का वर्णन करते समय सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। सांस्कृतिक फीचर में चित्रण और वर्णन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह पाठक को उस संस्कृति से जोड़ता है और उसकी समझ को गहरा करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है, पर्यावरण के संबंधित किसी समसामयिक विषय पर एक फीचर लिखिए। तो आज के समय, पर्यावरण के समय में, आज के अकॉर्डिंग, तो आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है कि नहीं? बढ़ती आबादी, उद्योगों का विस्तार और वाहनों की संख्या ने वायु, जल और भूमि को प्रदूषित कर दिया है। शहरों में धुएं और धूल के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। नदियां कचरे और रासायनिक पदार्थों से दूषित हो रही है, जिससे पानी के जिससे जिससे पीने के पानी की समस्या भी बढ़ रही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण तापमान बढ़ रहा है और मौसम में असंतुलन दिखाई दे रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का सीधा असर मानव संसाधन पर पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां बढ़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और स्वच्छ ऊर्जा अपनाना चाहिए। और सरकार और समाज दोनों को मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए
प्रयास करने चाहिए। पर्यावरण की रक्षा हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक समीक्षा के प्रकार का पर साधारण वर्ग क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। तो चलिए पुस्तक समीक्षा समझते हैं। पुस्तक समीक्षा के कई प्रकार होते हैं, प्रत्येक का उद्देश्य अलग होता है। पहला प्रकार होता है परिचयात्मक समीक्षा, जिसमें पुस्तक के विषय, लेखक और उद्देश्य की समान जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास का संक्षिप्त परिचय देना। दूसरा प्रकार आलोचनात्मक समीक्षा होती है, जिसमें पुस्तक के गुण और दोषों को तर्क के साथ विश्लेषण किया जाता है। तीसरा प्रकार तुलनात्मक समीक्षा होती है, जिसमें दो या फिर अधिक पुस्तकों की तुलना की जाती है। जैसे दो लेखकों की रचनाओं की तुलना करना। चौथा प्रकार विषयात्मक समीक्षा होती है, जिसमें किसी विशेष विषय से जुड़ी उस पुस्तक की उपयोगिता पर ध्यान दिया जाता है। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य पाठक को पुस्तक के बारे में सही जानकारी देना होता है। समीक्षा लिखते समय भाषा सरल और निष्पक्ष होनी चाहिए। उदाहरण के माध्यम से बात स्पष्ट करना आवश्यक होता है। पुस्तक समीक्षा पाठक को यह समझने में मदद करती है कि पुस्तक पढ़ने योग्य है या भी नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, रेखाचित्र और छायाचित्र के बीच मुख्य अंतर। तो रेखाचित्र और छायाचित्र हम लोग समझ चुके हैं, बस वही है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है, साक्षात्कार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यूज। क्या इंटरव्यू इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में से इंटरव्यू कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका बारे में बताना कि इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार क्या है ना, और इसका क्या महत्व है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बस आप इसको रीड कीजिए एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट पत्रकारिता में स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य? तो स्तंभ लेखन भी हम लोग समझ चुके हैं। तो स्तंभ लेखन जब समझ चुके हैं तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक। इसे भी आप लोग पढ़िए। मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए और भी कई स्टूडेंट है ना, और भी कई सब्जेक्ट कोड के वीडियोस बनाने पड़ते हैं, सो सबको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्टून पत्रकारिता की उत्पत्ति और इतिहास पर प्रकाश डालिए। कार्टून पत्रकारिता पत्रकारिता का वह रूप है जिसमें चित्रों के माध्यम से समाज और राजनीति के बातें सरल और रोचक तरीके से कही जाती है। इसकी शुरुआत यूरोप में 18वीं शताब्दी में हुई, जब अखबारों में चित्रों के द्वारा राजा, सरकार और समाज की गलतियों को दिखाया जाने लगा। और फिर धीरे-धीरे लोग कार्टून को समझने और पसंद करने लगे, क्योंकि इसमें कम शब्दों में बड़ी बात कही जाती थी। भारत में कार्टून पत्रकारिता 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कार्टूनों में अंग्रेजी शासन की नीतियां पर व्यंग किया और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। कार्टून के माध्यम से आम जनता को कठिन राजनीतिक बातें भी आसानी से समझ में आने लगती है ना? कार्टून पत्रकार समाज की समस्याओं, नेताओं के व्यवहार और प्रशासन की कमियों को चित्रों में दिखा देता है। इसमें हास्य, हँसने वाली बातें और व्यंग दोनों होता है। यहाँ पे व्यंग का मतलब समझ लीजिए कि व्यंग एक ऐसी लेखन या फिर बोलने की शैली है जिसमें समाज, व्यक्ति या फिर व्यवस्था की बुराइयों और कमियों को हास्य अ, या फिर टॉन्ट के यानी कटाक्ष के माध्यम से दिखाया जाता है, ताकि लोग अपनी गलतियाँ समझें और सुधार करें। तो यहाँ पे मान लो कि कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं, इस व्यंग को समझ सकते हैं। अगर कोई हमेशा देर से आता है तो कोई हँसते हुए कहे कि वाह! आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, सिर्फ़ 1 घंटा लेट हो। मतलब कुछ हँसाने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग, वो व्यंग होता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, व्यंग मतलब होता है हँसी, कटाक्ष और सुधार। तो क्या समझे? व्यंग वह साहित्यिक शैली है जिसमें समाज, व्यक्ति या फिर व्यवस्था को कमियों और बुराइयों को हास्य तथा कटाक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना। ठीक है? तो इसमें हास्य और व्यंग होता है, लेकिन संदेश गंभीर होता है। आज की अखबारों, पत्रकारों और डिजिटल मीडिया में कार्टून पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है, और यह जनता तक बात पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट आपके सामने। रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? तो भैया ये सब तो आप लोग जानते भी हो। रिपोर्टिंग पत्रकारिता का वह प्रक्रिया है जिसमें किसी घटना, समस्या या फिर गतिविधि को पूरी तरह से और सही सटीक जानकारी जुटाकर जनता तक पहुंचाई जाती है ना? जब कोई घटना होती है तो रिपोर्टर्स पहले
उस स्थान पर जाता है और उस स्थिति को प्रत्यक्ष रूप देखता है, वहाँ रियलिटी देखता है, कहाँ क्या-क्या हुआ, नहीं हुआ। वहाँ लोगों से बात करता है, उनके अनुभव और विचार जानता है और घटनाओं के समय, स्थान और महत्वपूर्ण तथ्य नोट करते हैं। ठीक है? इसके बाद वह इन तथ्यों को सरल, स्पष्ट और आसान भाषा में समाचार के रूप में प्रस्तुत करता है। रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य जनता को वास्तविक जानकारी देना और किसी भी प्रकार का भ्रम या फिर अफवाह रोकना होता है। इसमें रिपोर्टर अपनी राय या फिर भावना शामिल नहीं करता, बल्कि केवल तथ्य लिखता है। अच्छी रिपोर्टिंग से लोग समाज, प्रशासन और सरकार की गतिविधियों को समझ सक पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। ठीक है? रिपोर्टिंग समाज में पारदर्शिता बनाए रखती है और समाज को मजबूत करती है। यही कारण है कि रिपोर्टिंग पत्रकारिता की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। रिपोर्टिंग के बिना पत्रकारिता अधूरी है। यह जनता को जागरूक करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आप लोग देख लिए, समझ लिए और अब आपको पीडीएफ परचेस कर लेनी चाहिए। इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट में है, तो आप लोग व्हाट्सएप से परचेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय। जहाँ इंस्पिरेशन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड ऑल द बेस्ट।